औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़हरा है और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएस किया हुआ है। तो आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको पीएसओसी मतलब पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊँगी। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक डिस्पैच ऑफ थर्मल यूनिट्स के बारे में बताऊँगी। इकोनॉमिक डिस्पैच क्या होता है और फिर थर्मल यूनिट्स क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम उसके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, कौन से मेथड्स को यूज़ करके हम जो है लोड को इकोनॉमिकली डिस्पैच कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ओवरऑल बताऊंगी, ओवरव्यू दूंगी इसका, और फिर हम देखेंगे कि लॉसेस के साथ हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो हमारे पास टॉपिक है वो है इकोनॉमिक डिस्पैच ऑफ थर्मल यूनिट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मल यूनिट्स क्या होते हैं। दीज आर पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज दैट कैन कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं जिनको हमने इकोनॉमिकली कंबाइन करना होता है ताकि उनकी वैल्यूज़ जो हैं हमारी डिमांड के इक्वल हो जाए। तो इसको समझने के लिए हम एज अ जनरेटर लेते हैं, मतलब हमारे पास बहुत से जनरेटर्स होते हैं जिनको हमने कंबाइन करना होता है, इनको कहते हैं यूनिट्स। और थर्मल यूनिट्स होते हैं जिनको हमने एज अ थर्मल एनर्जी इनपुट देते हैं और वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एज अ आउटपुट देते हैं। तो मोस्ट कॉमन थर्मल यूनिट्स जो हैं वो हैं कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, जियोथर्मल पावर प्लांट्स एंड सोलर थर्मल पावर प्लांट्स। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से जो हैं वो थर्मल प्लांट्स होते हैं। आगे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैच होता क्या है। Economic load dispatch is the process of allocating the available generating capacity of a group of thermal power plants to meet the demand for electricity in an economically efficient way by minimizing the total cost of generation while maintaining the system stability. इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक डिस्पैच एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें अपने यूनिट्स के लिए ऐसी वैल्यूज़ सेट करनी होती हैं कि जब उनकी वैल्यूज़ को सम किया जाए तो वो हमारी डिमांड के इक्वल हो, मतलब जनरेशन इज़ इक्वल टू डिमांड हो। ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिनसे हमारा सिस्टम भी स्टेबल रहे और सेकेंड नंबर पे जो यूनिट्स हैं उनकी कास्ट भी कम से कम हो। मतलब हमने कोई भी वैल्यू सेट नहीं कर लेनी, हमने ऐसी वैल्यू सेट करनी है जिनकी वजह से हमारा सिस्टम भी स्टेबल हो और जो हमने जनरेटर्स को इनपुट दी है, जो हमने फ्यूल उनको इनपुट में दिया है, उनकी कास्ट भी कम से कम हो। तो इकोनॉमिकली डिस्पैच करने का मतलब ये है कि यूनिट की वैल्यूज़ को ऐसे डिस्पैच करना है कि फ्यूल कास्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके। आगे यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है। यहाँ पर हमने n नंबर ऑफ़ जनरेटर्स लिए हुए हैं P1, P2, P3, Pn, और इनकी वैल्यू को हमने इकोनॉमिकली डिस्पैच करना है। आगे कहता है कि इकोनॉमिक लोड डिस्पैच इज़ द मैथमेटिकल प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग लैग्रेंज फंक्शन। हमने एक लैग्रेंज फंक्शन लेना है जिसको यूज़ करते हुए हमने अपने जो लोड है उसको डिस्पैच करना है। तो लैग्रेंज फंक्शन किसके इक्वल होता है? L इज़ इक्वल टू एफ टी प्लस लेमडा फाई। अब ये देखते हैं कि ये वेरिएबल्स हैं क्या। L जो है हमारे पास लैग्रेंज फंक्शन है जिसको यूज़ करके हमने अपने लोड को डिस्पैच करना है। एफ टी इज़ इक्वल टू इनपुट फ्यूल कॉस्ट ऑफ द जनरेटर। जो जनरेटर्स हैं, जितने भी जनरेटर्स हैं, उनकी जो इनपुट है, जो हमने फ्यूल उसको एज अ इनपुट देना है, उसकी वैल्यू को हम डिनोट करते हैं एफ टी से। लैम्डा इज़ इक्वल टू लैग्रेंज मल्टीप्लायर एंड फाई इज़ इक्वल टू कंस्ट्रेंट फंक्शन। कंस्ट्रेंट फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं। प्रॉब्लम में हमें क्या लिमिटेशंस हैं जिसके ऊपर या नीचे जाकर हम अपने सिस्टम की वैल्यूज़ जो हैं वो सेट नहीं कर सकते। तो ये आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। अच्छा, आगे कहता है कि सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए हमने जो लैग्रेंज फंक्शन लिया था, ये वाला फंक्शन था L इज़ इक्वल टू एफ टी प्लस पाई लेमडा। इसका हमने जो है वो डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, हमारे पास इस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब के हिसाब से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो जब जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है वो आती है पार्शल L बाई पार्शल पी आई इज़ इक्वल टू डी एफ आई पी आई डिवाइडेड बाई डी पी आई माइनस लेमडा इज़ इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एफ आई डिवाइडेड बाई डी पी आई माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, और फिर लेमडा को राइट हैंड साइड पे ले गए तो हमारे पास बन गया डी एफ आई डिवाइडेड बाई डी पी आई इज इक्वल टू लेमडा।
कंस्ट्रेंट फॉर सेलेक्टिंग द PI। अब देखते हैं कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं जिन उन लिमिटेशंस के ऊपर या नीचे जाकर हम अपने जो जनरेटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को सेट नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स हैं, इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट और इक्वलिटी कंस्ट्रेंट। सबसे पहले देखते हैं इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट जो है वो PI इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू PI मैक्सिमम और लेस देन और इक्वल टू PI मिनिमम। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जनरेटर होता है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक मिनिमम वैल्यू होती है। मतलब वो उस मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर जाकर जनरेट नहीं कर सकता और मिनिमम वैल्यू जो है उस वैल्यू से नीचे जाकर जनरेट नहीं कर सकता। एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो PI की वैल्यू है वो है PI मैक्सिमम जो है वो 600 है और PI मिनिमम जो है वो 100 मेगावाट है। तो अब जो PI है उसकी वैल्यू हमने ऐसी सेट करनी है कि वो 600 मेगावाट से ऊपर ना हो और 100 मेगावाट से नीचे ना हो, मतलब उसके दरमियान में सेट करनी है। अगर 600 मेगावाट से ऊपर होगी और 100 मेगावाट से नीचे होगी तो हमारा जो सिस्टम है वो हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकेंगे, वो गलत वैल्यूज़ देगा और वो पावर जनरेट मतलब जो हमारा लोड है वो इकोनॉमिकली डिस्पैच नहीं होगा। सेकंड जो कंस्ट्रेंट है हमारे पास वो है समेशन I इज़ इक्वल टू N PI इज़ इक्वल टू P लोड। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जनरेशन है वो P लोड के इक्वल होनी चाहिए। मतलब हमने जितने भी जनरेटर्स लिए हुए हैं उनकी वैल्यू जो है जब हम उसको सम अप करें तो वो हमारे पास डिमांड के इक्वल होनी चाहिए, तब जाकर हम अपना जो लोड है उसको इकोनॉमिकली डिस्पैच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है थर्मल सिस्टम डिस्पैचिंग विद नेटवर्क लॉसेस कंसीडर्ड। जो पहले हमने देखा वो लॉसेस के बगैर जो इक्वेशंस थी वो हमने देखी। अब हमने देखना है कि अगर हम लॉसेस को इंक्लूड कर लें तो हमारी इक्वेशंस हैं वो कैसे चेंज हो जाएंगी। ये जो है समेशन I इज़ इक्वल टू N PI इज़ इक्वल टू P लोड, मतलब डिमांड इज़ इक्वल टू जनरेशन, ये विदाउट लॉसेस है। अगर इसको हम ऐसे लिख लें P लोड माइनस समेशन I इज़ इक्वल टू N PI इज़ इक्वल टू 0, तो यही इक्वेशन बनती है। जो PI जनरेशन है इसको हमने राइट हैंड साइड पे ले लिया है तो ये इक्वेशन बन जाती है। अगर हम लॉसेस को इंक्लूड कर लें तो हमने जो है P लोड में हमने P लॉस को ऐड कर लेना है। P लॉस प्लस P लोड प्लस P लॉस माइनस समेशन I इज़ इक्वल टू 1 to N PI इज़ इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। सेकेंड जो हमारे पास इक्वेशन थी DFI डिवाइडेड बाई DPI इज़ इक्वल टू लैम्डा, ये विदाउट लॉसेस थी। अब जब हम इंक्लूडिंग लॉसेस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी DFI डिवाइडेड बाई DPI इज़ इक्वल टू लैम्डा, और ये लॉसेस है हमारे पास 1 माइनस पार्शल P लॉस डिवाइडेड बाई पार्शल PI। अब हम आगे एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लॉसेस को इंक्लूड करते हुए अपने लोड को डिस्पैच कर सकते हैं, इकोनॉमिकली डिस्पैच कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कहती है देयर आर 3 जनरेटिंग यूनिट्स। 3 जनरेटिंग यूनिट्स हैं जिनके हीट रेट कास्ट हमें दी हुई है। ये फंक्शन फर्स्ट है जिसकी हमें हीट रेट दिया हुआ है H1 इज़ इक्वल टू 510 प्लस 7.2 P1 प्लस 0.00142 P1 स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है। पीछे मैंने आपको बताया था कि एक जनरेटर है ये वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसकी होती है, वो मैक्सिमम वैल्यू तक जनरेट कर सकता है, उससे ऊपर जनरेट नहीं कर सकता पावर, और एक इसकी मिनिमम वैल्यू होती है जिससे नीचे वो जनरेट नहीं कर सकता। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 600 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 150 मेगावाट है। इसके बाद हमारे पास यूनिट 2 दिया हुआ है जिसका हीट रेट कास्ट H2 इज़ इक्वल टू दिस है, और इसकी मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम आउटपुट ये है। फिर जनरेटर 3 है, उसका हीट रेट कास्ट H3 इज़ इक्वल टू दिस वन, एंड मैक्सिमम और मिनिमम आउटपुट ये दी हुई है। इसके अलावा क्वेश्चन में हमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के फ्यूल कास्ट दिए हुए हैं और एक लॉस एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है P लॉस इज़ इक्वल टू दिस वन। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल लोड डिस्पैच सच दैट लॉसेज आर मिनिमाइज्ड आर मेंटेन्ड। हमें लोड डिस्पैच फाइंड करना है जो कि इकोनॉमिक हो और जो हमारे पास लॉसेज हैं वो मेंटेन हो जाए। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है आगे देखते हैं सोल्यूशन। अच्छा, ये स्टेप वाइज सॉल्व हुआ है। स्टेप 1 जो है सबसे पहला स्टेप है, हमने क्या करना है, पिक अ सेट ऑफ स्टार्टिंग वैल्यूज़ फॉर P1 P2 P3 दैट सम टू द लोड। इसका मतलब ये है कि P1 P2 P3 हमारे पास 3 यूनिट्स थे, 3 जनरेटर्स के लिए हमने P1 P2 P3 की वैल्यू कोई भी सेट कर ली। ऐसी वैल्यूज सेट कर ली जो हमारे पास लोड को
मीट करती हैं। लोड हमारे पास जो है वो 850 मेगावाट है। देखें हमने ये वैल्यूज़ ली 400, 300, 150। इन तीनों को अगर हम सम करें तो हमारे पास 850 बनता है। तो स्टेप 1 हमने कर लिया कि हमने अपने से अज्यूम्ड वैल्यू ले ली P1, P2, P3 के लिए। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल लॉसेस एज वेल एज द टोटल लॉसेस। सबसे पहले इंक्रीमेंटल लॉस फाइंड करना है। इंक्रीमेंटल लॉस हमने कैसे फाइंड करना है, ये जो हमने इक्वेशन देखी थी यहाँ पे, ये वाली जो इक्वेशन देखी थी, तो ये हमारे पास जो होता है पार्शियल पी लॉस डिवाइडेड बाय पार्शियल पी आई, इसको हम बेसिकली कहते हैं इंक्रीमेंटल लॉस। तो इसको हम यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इंक्रीमेंटल लॉस फाइंड करेंगे। ये पार्शियल पी लॉस डिवाइडेड बाय पार्शियल पी आई था, तो हमारे पास जितने जनरेटर्स होंगे उनको यूज़ करके हमने आई इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 यूज़ करके हमने अपना इंक्रीमेंटल लॉस फाइंड कर लेना है। कैसे फाइंड किया, पार्शियल बाय पार्शियल पी आई और यहाँ पर पी लॉस की इक्वेशन डाल दी। पी लॉस की इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन में क्वेश्चन में दी हुई है। जैसे ही हमने ये डाली तो हमारे पास, अगर इसको हम P1 के हिसाब से P1 विद रिस्पेक्ट टू P1 डेरिवेट कर रहे हैं, तो P1 रहेगा, बाकी दो जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे और उनको हम ज़ीरो कर देंगे। जब इसको डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.00003 और मल्टीप्लाई बाई P1 का स्क्वायर। P1 ये 400, हम वो वाली वैल्यू डाल देंगे जो हमने ऊपर अपनी अज्यूम की है। तो ऐसे हम पार्शियल पी लॉस डिवाइडेड बाई पार्शियल पी आई फाइंड कर लेंगे, P1 फाइंड कर लेंगे। सेम इसी तरह हम पार्शियल P2 फाइंड करेंगे। पार्शियल P2 के लिए क्या करेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है वो P2 है। तो इसको यूज़ करके जब हमने इसको डेरिवेट किया तो हमारे पास आ गया 2, 0.00009 और P2 की वैल्यू हमने अज्यूम्ड वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो हमारे पास पार्शियल पी लॉस डिवाइडेड बाय पार्शियल P2 की वैल्यू आ गई। थर्ड भी सेम हमने इसी तरह फाइंड कर ली, पार्शियल पी लॉस डिवाइडेड बाय पार्शियल P3। जब इसको हमने पी लॉस को पार्शियली डेरिवेट किया तो ये दोनों जो है वो ज़ीरो हो गए, ये वाला टर्म बच गया। इसमें हमने P3 की वैल्यू डाली और हमारे पास पार्शियल पी लॉस डिवाइडेड बाय पार्शियल P3 आ गया। ये हमारे पास इंक्रीमेंटल लॉसेस हैं। अब टोटल लॉस कैसे फाइंड करने हैं, टोटल लॉस हमने ऐसे फाइंड करना है, जो हमारे पास पी लॉस का एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें हमने P1, P2 और P3 की वैल्यूज़ डाल देनी है। इस वाले एक्सप्रेशन में हमने P1, P2, P3 की वैल्यूज़ डाल देनी है और उनका स्क्वायर ले लेना है। हमारे पास पी लॉस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ये हमारे पास यहाँ पे पी लॉस आ गया इज इक्वल टू 15.6 मेगावाट। ये स्टेप 2 भी हो गया। अब स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 में हमें कहता है कि कैलकुलेट लैम्डा। अब लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर हमने एक एक्सप्रेशन देखा था DFI डिवाइडेड बाई DPI इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 माइनस पार्शियल पी लॉस डिवाइडेड बाई पार्शियल PI। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने अपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। आगे देखते हैं कि हमने लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये FI भी चाहिए, FI और फिर उसका डेरिवेटिव भी लेना है। सबसे पहले FI क्या है, FI फंक्शन जो हमारे पास होता है वो हीट रेट फंक्शन के साथ जब फ्यूल कास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास FI फंक्शन आ जाता है, मतलब फ्यूल इनपुट रेट आ जाता है। तो ऊपर हमारे पास हीट रेट कास्ट फंक्शन दिए हुए हैं, उनको हमने फ्यूल कास्ट फंक्शन के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास F1 P1 आ गया, F2 P2 और F3 P3। हमने 3 फंक्शन फाइंड कर लिए। अब उसका हमने डेरिवेटिव भी लेना था क्योंकि हमें डेरिवेटिव चाहिए, सिर्फ फंक्शन नहीं चाहिए। तो हमने ये जो पहला फंक्शन था इसका डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव ये कांस्टेंट था, ये ज़ीरो हो गया। P1 था, इसके साथ जो कांस्टेंट था वो यहाँ आ गया 7.92 और ये वाले जो पावर में 2 था इसने इसके साथ मल्टीप्लाई किया इसको और फिर P1 एज इट इज़ लिख दिया। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। सेम इसी तरह हमने F2 फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, हीट रेट कास्ट के साथ फ्यूल कास्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। फंक्शन 2 आया, फिर उसका डेरिवेटिव ले लिया। सेम इसी तरह F3 आया और फिर उसका डेरिवेटिव ले लिया।
अब हमने क्या किया, जो इक्वेशन 1 थी, जो हमारे पास मेन इक्वेशन थी, उसमें हमने यहाँ पे df1 डिवाइडेड बाई dp1 इज़ इक्वल टू लेमडा 1 माइनस पार्शियल पी लास्ट डिवाइडेड बाई पार्शियल p1, ये पहले जनरेटर के लिए हमने किया। सेम इसी तरह हम जनरेटर 2, जनरेटर 3, यूनिट 2, यूनिट 3 के लिए भी फाइंड करेंगे। पहला जो था df1 dp1 हमने यहाँ पे लिख लिया इज़ इक्वल टू लेमडा 1 माइनस, ये हमारे पास जो थी इंक्रीमेंटल कास्ट थी जो हमने ऊपर फाइंड की, ये वाली चीज़ है 0.024 इंक्रीमेंटल कास्ट, ये P1 के लिए हमने फाइंड की थी। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 0.024। ये सेम वही चीज़ ली इज़ इक्वल टू लेमडा 1 में से जब इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.9760। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास। सेम इसी तरह हमने किया, इस इक्वेशन को यूनिट 2 के लिए यूज़ किया, df2 डिवाइडेड बाई dp2 इज़ इक्वल टू लेमडा 1 माइनस पार्शियल पी लास्ट डिवाइडेड बाई p2। यहाँ पे हमने df2 डिवाइडेड बाई dp2 की वैल्यू पुट की लेमडा, और सेकंड यूनिट के लिए जो हमारे पास ये था इंक्रीमेंटल कास्ट थी उसको यहाँ पे पुट कर दिया। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। सिमिलरली हमने जनरेटर 3 के लिए किया, जनरेटर या यूनिट 3 के लिए हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ P1 इनटू इक्वेशन 1, P2 टू इक्वेशन 2 एंड P3 टू इक्वेशन 3 एंड एलिमिनेट लेमडा। अच्छा, यहाँ पे मैंने लेमडा की एवरेज निकाल ली है। आप सिर्फ ये भी कर सकते हैं कि जो हमारी मिड वाली इक्वेशन होगी, यहाँ पर मिड वाली इक्वेशन 2 है, उसमें हमने P2 की वैल्यू डाल देनी है। कौन सी P2 की वैल्यू, जो हमने अज्यूम की हुई है वो अज्यूम्ड वैल्यू हमने यहाँ पे डालनी है। नेक्स्ट जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की P1, P2, P3 बाई यूजिंग लेमडा वैल्यूज़, वो हमारे पास वो हमने कैसे फाइंड की, हमने इन्हीं इक्वेशंस में, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आई थी, इन इक्वेशन में हमने यहाँ पर लेमडा की वैल्यू डाली, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू डाली और यहाँ पर डाली। जब यहाँ पर डाली, सॉरी ऊपर इक्वेशन है, जब यहाँ पर हमने लेमडा की वैल्यू डाली तो यहाँ से हमने P1 फाइंड किया, जब यहाँ पर डाली तो यहाँ से हमने P2 फाइंड किया, और जब यहाँ पर हमने लेमडा की वैल्यू डाली तो यहाँ पर P3 फाइंड किया हमने। अच्छा, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू जो डालनी है, जो हमने एवरेज वैल्यू ली हुई है या यहाँ इक्वेशन 2 से जो वैल्यू ली हुई है वो वाली डालनी है, अलग अलग वैल्यूज़ नहीं डालनी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया P1 इज़ इक्वल टू 452, P2 इज़ इक्वल टू 308, P3 इज़ इक्वल टू 129 मेगावाट। अब ये कहता है कि सिंस दीज वैल्यूज़ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग वैल्यूज़। अच्छा, ये जो फोर्थ स्टेप है, यहाँ से हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ से हमने यहाँ पे या तो स्टेप 5 पे जाना होता है या फिर वापस मुड़ के स्टेप 2 पे जाना होता है। कैसे जाना होता है, अगर तो ये जो P1, P2, P3 की वैल्यूज़ हैं, ये जो स्टार्टिंग वैल्यूज़ हमने ली थी उनके क्लोज़ हों, मतलब देखें, अब जो हमारे हमने ली थी P1 इज़ इक्वल टू 400, P2 इज़ इक्वल टू 300, तो ये P1 हमारे पास डिफरेंट है 452, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 52 डिजिट्स का डिफरेंस है। यहाँ पे भी डिफरेंस है, यहाँ पे भी डिफरेंस है, इसलिए हम वापस मुड़ के जो है वो स्टेप 2 पे जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो होती वो 400 के करीब होती, ये 300 के करीब होती और ये 125 के ज़्यादा करीब होती, तो हमने अपना जो था प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप कर देना था। हमारा जो ऑप्टिमम सोल्यूशन था वो यहाँ पे हमें मिल जाना था। इस क्वेश्चन में हमें नहीं मिला तो हम स्टेप 2 पर वापस जाएंगे। देखिए, हमने यहाँ से सेकेंड इटरेशन स्टार्ट की, स्टेप 2 पे वापस चले गए। अगेन फ्रॉम स्टेप 2 कैलकुलेट इंक्रीमेंटल लॉसेस एंड टोटल लॉसेस P लॉस। अब यहाँ पे इंक्रीमेंटल लॉसेस हमने कैसे फाइंड की, वैसे ही फाइंड की जैसे हमने स्टेप 2 में पहले फाइंड की थी। मैं वापस पीछे चलती हूँ, ये देखें, यहाँ पे हमने ऐसे ही फाइंड करनी है। हमने यहाँ पे लेना है 2 इंटू 0.0003, लेकिन अब हमने यहाँ पे जो पावर की वैल्यू लेनी है वो हमने न्यू वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू, जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आई हैं, ये वाली लेनी है 552, 308, 129। इन वैल्यूज़ को यूज़ करके उन्हीं इक्वेशन में हमने यहाँ पे ये इंक्रीमेंटल लॉसेस फाइंड करने हैं। डेल P लॉस डिवाइडेड बाई P1, डेल P लॉस डिवाइडेड बाई डेल P2 एंड पार्शियल P लॉस डिवाइडेड बाई पार्शियल P3 इज़ इक्वल टू दिस। और P लॉस हमने सेम वैसे ही फाइंड करने हैं, जो हमारे पास P लॉस का एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, वहाँ पर हमने ये वाली P1, P2, P3 की वैल्यूज़ डाल के वहाँ से हमने P लॉस फाइंड कर लेना है अगेन।
स्टेप 3 की तरफ चलते हैं दोबारा। स्टेप 3 कहता है कैलकुलेट लेमडा। सेम जो हमने स्टेप 2 में फाइंड किया था वैसे ही हम यहाँ पे लेमडा फाइंड करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो याद रखने की है वो हमने आइट्रेशन मतलब इनिशियल आइट्रेशन वाली वैल्यूज़ फाइंड नहीं कर ली। जो हमारे पास न्यू वैल्यूज़ आई हैं P1 P2 P3 की, उन वैल्यूज़ को उन इक्वेशंस में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 में डाल के वहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर तो आप शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ इक्वेशन 2 में डालें, इक्वेशन 2 में P2 की वैल्यू डालें तो वहाँ से जो लेमडा की वैल्यू आएगी आप उसी को यूज़ कर लें। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट P1 P2 एंड P3 बाय यूजिंग लेमडा इन इक्वेशन 1 2 एंड 3। सेम उसी तरह वही प्रोसेस है, लेकिन अब वहाँ पर जो हमने लेमडा की ये वाली वैल्यू डालनी है, जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू आई थी लेमडा की वो यूज़ नहीं करनी, हमने न्यू वैल्यूज़ यूज़ करनी है। ये वाली वैल्यू जब यूज़ की तो हमारे पास P1 इज़ इक्वल टू 433, P2 इज़ इक्वल टू 300 एंड P3 इज़ इक्वल टू 131। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये तो और ज़्यादा डिफरेंट हैं उनसे। देखें 300 तो आ गया, लेकिन 433 डिफरेंट है, 131 डिफरेंट है, वहाँ पे 125 था, वहाँ पे 400 था। तो ये कहता है कि द वैल्यूज़ अगेन डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वैल्यूज़, सो गो टू द स्टेप 2। दोबारा हमने स्टेप 2 पे चले जाना है। अब हमारे पास थर्ड आइट्रेशन स्टार्ट हो गई। सेम इसी तरह थर्ड आइट्रेशन में हमने सबसे पहले इंक्रीमेंटल लॉसेस फाइंड किए एंड टोटल लॉसेस फाइंड किए। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता रही हूँ और बार बार बता रही हूँ कि ये गलती नहीं करनी। इंक्रीमेंटल लॉस वाली इक्वेशन में जो हमने P की वैल्यू अब यूज़ करनी है, वो जो नई वैल्यूज़ आई हैं P1 P2 P3, ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी है और उनसे हमने दोबारा ये वाली चीज़ इंक्रीमेंटल लॉसेस फाइंड कर लेना है। और P लॉस सेम इसी तरह जो क्वेश्चन में हमारे पास P लॉस का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें P1 P2 P3 की न्यू वैल्यूज़ डाल के उनका स्केयर लिया और फिर वहाँ से उनको सम अप करके हमने P लॉस की नई वैल्यू निकाल ली। अगेन हमने लेमडा निकाला। लेमडा कैसे निकाला? उन्हीं इक्वेशन 1 2 3 को यूज़ करते हुए, सॉरी, अगर आप इक्वेशन 2 को यूज़ किया आपने तो वहाँ पे आपने P2 की नई वैल्यू डाली और वहाँ से आपने लेमडा की ये वाली वैल्यू निकाल ली। फिर दोबारा हमने P1 P2 P3 की वैल्यूज़ निकाल ली। कैसे? ये न्यू वाले लेमडा को यूज़ करते हुए। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये अगेन डिफरेंट हैं। 299 उधर 200 उधर 300 था, इधर 400 था और इधर 125 था। अच्छा, अगेन हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट आ रही हैं, तो हमने अगेन स्टेप 2 पे जाना है और स्टेप 2 हमने तब तक रिपीट करते रहना है जब तक हमारी जो वैल्यूज़ हैं P1 P2 P3 की वैल्यूज़ जो हैं वो पीछे वाली आइट्रेशन के साथ मैच ना कर जाएँ। सेम तो मैच नहीं करेंगी, लेकिन बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए। और सेकंड नंबर पे हमारे पास जो P लॉस है, P लॉस की वैल्यू वो सेम आना शुरू हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारे जो लॉसेस हैं वो मेंटेन हो जाएंगे या मिनिमाइज्ड हो जाएंगे और यहाँ पर हमें जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक टेबल है जो कि 5th आइट्रेशन पे जाके मैंने सारी आइट्रेशंस तो नहीं की मिसाल में, लेकिन यहाँ पर टेबल में मैंने सब दिया हुआ है। 5th आइट्रेशन पे जाके आप देख सकते हैं P1 P2 P3 की जो वैल्यूज़ हैं वो 4th आइट्रेशन से मैच कर रही हैं। 435 434 299 299 130 130 और जो लॉसेस की वैल्यू है 15.83 15.83, यहाँ पर जाकर हमारा जो है वो मेंटेन हो गए हैं लॉसेस की वैल्यूज़। तो यही चीज़ हमें चाहिए थी, तो ये चीज़ हमें मिल गई। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। कहता है हियर वी कैन सी दैट द जनरेशन वैल्यूज़ इन लास्ट 2 आइट्रेशंस आर ऑलमोस्ट सेम सिमिलर विद द लॉसेस वैल्यूज़। सो दिस इज़ आर ऑप्टिमल लोड डिस्पैच। तो हमने यहाँ पर अपना जो लोड डिस्पैच है वो फाइंड कर लिया, इकोनॉमिकली फाइंड कर लिया। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इस लेक्चर से मुताल्लिक़ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आपका कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।